दोस्तों नमस्कार। शुरू करने जा रहा हूँ रहस्यों की दास्तान। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ी अद्भुत है। इस घटना को लेकर समय समय पर कई अटकलें लगती रही हैं, पर आज भी सटीक रूप से इस घटना से जुड़े सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। 18 दिसंबर 1995 सोमवार का दिन था। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के कुछ गांवों में जब लोग सुबह काम पे निकले तो उन्हें रास्तों पर, खेतों में और खाली जमीनों पर कुछ बड़े बड़े बक्से पड़े दिखे। पहले तो कोई उन डब्बों के पास नहीं गया। फिर जब उन डब्बों को खोला गया तो जो उन्होंने देखा वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। उन डब्बों में कुल मिलाकर 4 टन से भी अधिक हथियार और अन्य उपकरण पाए गए थे, जिनमें 300 AK-47 बंदूकें, 25 9mm के पिस्तौल, 2 7.62 स्नाइपर बंदूकें, 2 नाइट विजन बाइनोकुलर्स, 100 ग्रेनेड्स, 23,800 7.62 की गोलियां, 6,000 राउंड्स 9mm की गोलियां और 100 एंटी टैंक ग्रेनेड्स थीं। तहकीकात हुई तो पता चला कि इतने सारे बंदूक और गोलियां बीती रात किसी हवाई जहाज से ही गिराई गई होंगी। उस वक्त बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और ज्योति बासु मुख्यमंत्री थे। बात जब उन तक पहुंची तो तुरंत दिल्ली में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को बताई गई। घटना की छानबीन शुरू हुई। बंगाल सीआईडी इसकी जांच कर रही थी, पर कोई सुराग मिलता नहीं दिख रहा था। 22 दिसंबर 1995 देर रात मुंबई हवाई अड्डे के ऊपर से एक रूसी एंटोनोव 26 विमान गुजर रहा था। इस विमान का फ्लाइट प्लान हवाई यातायात नियंत्रकों के पास ना होने के कारण इसे नीचे उतारा गया। ये विमान जो फुकेत से कराची जा रहा था, इसके मुंबई हवाई अड्डे पर उतरते ही एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अधिकारी इसके पास पहुंचते हैं। तभी विमान से एक शख्स उतरता है, अधिकारियों से कुछ बातचीत करता है और लैंडिंग चार्जेस पे करने के बहाने उन्हीं के जीप में बैठकर एयरपोर्ट टर्मिनल पहुंचता है। वहां से हांगकांग कॉल करता है। उसके बाद बड़े आराम से एयरपोर्ट से बाहर निकल के टैक्सी में बैठकर पुणे के लिए रवाना हो जाता है। फिर बाद में पुणे से नेपाल के रास्ते देश से बाहर निकल जाता है। अब उस विमान में रह गए थे 5 लाटविया के नागरिक और एक ब्रिटिश नागरिक पीटर ब्लिच, जो कि उस विमान का पायलट भी था और कभी MI5 का एजेंट रह चुका था, पर बाद में हथियारों का डीलर बन गया था। इनसे पूछताछ हुई तो मालूम चला कि इस विमान के तार 5 दिन पहले हुई पुरुलिया के घटना से जुड़े हुए थे। जो व्यक्ति सभी अधिकारियों को चकमा देकर निकल गया था वो असल में मुख्य आरोपी किम डेवी था और वो डेनमार्क का निवासी था। इन सभी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ से पता चला कि 17 दिसंबर 95 को ये विमान कराची से निकला था। वाराणसी में उतर के इसका रिफ्यूलिंग कराया गया था और इस बीच विमान 7 घंटों तक वहीं खड़ा रहा था। अंधेरा होने के बाद वाराणसी से कोलकाता के लिए रवाना हुआ और बीच में डाइवर्जन लेकर बिहार गया होते हुए पुरुलिया में देर रात हथियार गिराने के बाद कोलकाता में लैंड किया था। फिर एक बार रिफ्यूलिंग करवाया और वहां से देश के हवाई क्षेत्र से निकलकर फुकेत थाईलैंड की ओर चल पड़ा था। फिर 22 दिसंबर 1995 को फुकेत से उड़ान भर के चेन्नई में पहला स्टॉप लिया, रिफ्यूलिंग करवाया और वहां से मुंबई के रास्ते सीधे कराची में उतरने की योजना थी। कुछ दिन बाद इन 6 लोगों को बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। दूसरी तरफ ये केस सीबीआई को सौंपी जा चुकी थी और सीबीआई के मुताबिक ये सारे हथियार आनंद मार्गियों के लिए गिराए गए थे। आनंद मार्ग एक धार्मिक संस्था थी जिसकी स्थापना प्रभात रंजन सरकार ने 1955 में किया था। 1960 के आते आते ये संस्था देश और दुनिया में अपना प्रचार प्रसार कर चुकी थी। अपने विचारों के चलते ये बंगाल के तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के विरोध में खड़ी हो चुकी थी। बाद में इस संस्था का नाम कई सारे असामाजिक घटनाओं से जुड़ा, यहां तक कि प्रभात रंजन सरकार खुद एक हत्याकांड में शामिल होने के कारण 1971 से 78
7 साल तक जेल में बंद रहे थे। 1995 में इस संस्था का मुख्यालय पुरुलिया के आनंद नगर में ही था। मार्च 1996 में सीबीआई ने कोलकाता के सेशंस कोर्ट में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें 5 लैटविया के नागरिक, पीटर ब्लिच, किम डेवी जो कि इस घटना का मुख्य आरोपी था और देश से भाग चुका था, और आनंद मार्गी आचार्य तद्भावनानंद अवधूत मुख्य आरोपी थे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और आनंद मार्गियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। बाकी 6 लोगों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। बाद में जो लेटविया के निवासी थे, उन्होंने जेल में रहते हुए रूस की नागरिकता ले ली और फिर रूस के दबाव के कारण उन्हें सन 2000 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसी प्रकार 2004 में पीटर ब्लिच को भी ब्रिटेन के दबाव के कारण छोड़ दिया गया। मुख्य आरोपी किम डेवी को भारत लेके आने का प्रयास सरकार अब भी कर रही है। इसी बीच 2011 में किम डेवी का एक बयान आया, जिसमें उसने ये बताया कि ये जो पूरी कार्रवाई थी वो भारत सरकार, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी के जानकारी में की गई थी। असल में ये सब बंगाल के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ एक साजिश के तौर पे किया गया था, ताकि बंगाल में दंगे हों और फिर राष्ट्रपति शासन लागू कराया जा सके और उसके बाद नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया शुरू किया जाए। सीबीआई ने इस पूरे बयान को मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताते हुए इसका खंडन किया था, पर कई पहलू ऐसे हैं इस घटना के जो आज भी उलझे हुए हैं। 1995 यानी आज से करीब 25 साल पहले भले ही आज जैसे आधुनिक उपकरण नहीं थे, पर देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तब भी रेडार और अन्य उपकरण तो रहे ही होंगे। एक विदेशी विमान किसी के जानकारी के बिना देश के सीमा में कैसे घुसा होगा? हवाई यातायात नियंत्रकों के जानकारी के बिना कोई विमान कैसे किसी हवाई अड्डे पर उतरा होगा? ये विमान जो कि कराची से उड़ा था, देश के अंदर आया, वाराणसी में उतरा, 7 घंटे तक वहीं रुका रहा, रिफ्यूलिंग करवाया, कोलकाता में उतरा और फिर कोलकाता से फुकेत के लिए रवाना हो गया। 17 दिसंबर 1995 के रात को इतना सब कुछ हो गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। 22 दिसंबर के रात जब मुंबई में इस विमान को उतारा गया तो जाहिर सी बात है इस विमान को संदिग्ध पाया गया था। फिर सुरक्षा कर्मियों का दल विमान के पास क्यों नहीं गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को मुख्य आरोपी किम डेवी चकमा देने में कैसे सफल हो गया? कई सूत्र ये भी बताते हैं कि शायद ये हथियार कराची से बांग्लादेश भेजे जा रहे थे, जहां की उस समय कोई उग्रवादी संगठन कार्यरत थी, पर विमान चालक की गलती के कारण बांग्लादेश के सीमा से पहले ही पुरुलिया में इन हथियारों को गिरा दिया गया। अटकलें ये भी लगाए गए कि उस समय म्यांमार में काचीन विद्रोह चल रहा था। हो ना हो ये हथियार सीआईए ने इन विद्रोहियों के लिए भेजा था, पर गलती से म्यांमार के बदले इन हथियारों को भारत में गिरा दिया गया। एक बात ये भी सामने आई कि पीटर ब्लीच एक्स MI5 एजेंट था। उसने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को इस पूरे कार्रवाई की जानकारी 1 महीने पहले ही दे दिया था और फिर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ इस जानकारी को साझा किया था। फिर इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अब देखते देखते 25 साल बीत चुके हैं। मुख्य आरोपी किम डेवी अब भी फरार है। उसे भारत लाने की कोशिश जारी है, पर डेनमार्क की सरकार को और वहां के अदालत को मनाने में सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में इस घटना से जुड़े कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी नहीं मिल पाए हैं। आखिर ये हथियार कहां से आए थे, किसने भिजवाए थे और किसके लिए भिजवाए थे? एक विदेशी विमान देश के सीमा में किसी के जानकारी के बिना कैसे घुसा? यदि रॉ को इसकी जानकारी थी तो इसे क्यों नहीं रोका गया? क्या ये सही में केंद्र सरकार की कोई साजिश थी? इन सभी सवालों के जवाब सटीक तौर पे मिल पाना अब मुश्किल लगता है और इसलिए ये घटना आज भी देश के बड़े रहस्यों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी रहस्यों की दास्तान की
चौथी कहानी कल फिर मिलेंगे, इसी समय इसी जगह किसी और रहस्य के साथ। नमस्कार।